Spoon of Magic Season 2. Title: Advance Spill Sky Flame Funeral। स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण काफी धीमा था। आदर्श ने स्वीकार किया कि वह अभी भी इस प्रक्रिया से अपरिचित है, लेकिन वह जानता था कि स्कारलेट सोरिंग डीमंस के उन तक पहुंचने से पहले वह कम से कम इसे पूरा कर सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 7 जलते हुए स्टार पैटर्न आखिरकार पूरे हो गए। एक शानदार और रहस्यमयी ज्वलंत रेखा स्टार पैटर्न से जुड़ी हुई है, जिससे आदर्श जलती हुई आकाश गंगा में खड़े एक पागल आदमी की तरह दिखता है। स्टार कॉन्स्टलेशन। इसका निर्माण 7 स्टार पैटर्न द्वारा किया जाता था, जो 49 स्टारों से जुड़े हुए थे। 343 फायर एलिमेंट स्टारों द्वारा प्रकाशित था। स्टार्स एक दूसरे से सघन रूप से जुड़े हुए थे। प्रत्येक स्टार एक आकर्षक अग्नि रतन की तरह चमक रहे थे। तारे की कक्षाएं एक दूसरे के साथ गूंदी हुई थी, तारे के पैटर्न को अस्पष्ट तरीके से जोड़ रही है। अंत में स्टार कॉन्स्टलेशन को इकट्ठा किया गया, जिसमें एक दुर्जय ऑरा था, जिसमें मानव की आत्मा के अंदर छिपी एक महान क्षमता थी। स्काई फ्लेम फ्यूनरल। उसकी आंखें धधकती हुई लपटों की तरह थी। आदर्श ने धीरे से अपना स्टार कॉन्स्टलेशन को ऊपर उठाया। स्टार कॉन्स्टलेशन की रोशनी आदर्श की हथेलियों पर जलती हुई तेज आग में बदल गई। आदर्श के हाथों से एक विशाल ज्वाला उठी, जो धीरे धीरे आकाश की ओर उठी। जैसे ही आदर्श ने फ्लेम को बड़ी ताकत से धकेला, धधकती हुई लपटें आकाश में उड़ गई। दूर से यह किसी शानदार आतिशबाजी जैसा लग रहा था। हालांकि त्योहारों में होने वाली आतिशबाजी के विपरीत यह उसके दुश्मनों के लिए एक भयानक अंतिम संस्कार था। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फ्लेम्स फट गई, जो तुरंत एक विशाल जलते हुए बादल में बदल गई, जिससे आकाश में आग लग गई। गिरना। आदर्श ने जलते बादलों को देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया और अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आग की लपटों को आसमान से नीचे गिरने का आदेश दिया। एक विशाल आग का गोला गिरा और एक स्कारलेट उड़ने वाले डीमन के सामने गिरा। जीव ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक तरफ छलांग लगाकर आग के गोले से बच गया। जीव मुस्कुराहट के साथ मैजिक का मजाक उड़ाने ही वाला था कि तभी उसे अपने सिर के ऊपर अनगिनत आग के गोले दिखे। जलते बादलों से लगातार आग गिर रही थी। शुरुआत में यह लगभग शांत था और फिर भारी धमाकों के साथ भारी अग्नि बारिश होने लगी। आग की लपटों ने जमीन पर आग लगा दी और उतरते ही तेजी से फैल गई। जैसे ही आकाश पूरी तरह से आग की बारिश से भर गया, जमीन तेजी से जलती हुई लपटों के भयानक सागर में बदल गई। आसमान से गिरती आग की लपटों का अंतिम संस्कार। आग की लपटों के बीच खड़े होकर आदर्श ने अपने हाथों से आग की प्रचंड लपटें आसमान में फेंकना जारी रखा। जलते हुए बादल रुके नहीं और आग की बारिश भी कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। स्काई फ्लेम फ्यूनरल का कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा था। सभी दिशाओं से आ रहे स्कारलेट उड़ने वाले डीमन आग की लपटों में फंस गए थे। वे न केवल आग के सागर में इधर उधर छलांग लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे, बल्कि उन्हें हो रही आग की बारिश पर भी नजर रखनी थी। जब आग के गोले जमीन पर गिरते थे तो तेजी से फैलते थे, लेकिन जब वे सीधे प्राणियों पर गिरते थे तो वे प्राणियों को आग लगा देते थे। आग की बारिश से आकाश भर गया और जमीन पर जलते हुए समुद्र में बदल गया। जब टीम के अन्य लोगों ने आग देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और जबड़ा भी। उन्होंने शुरू में सोचा कि वेद एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी इच्छा अनुसार एडवांस स्पेल डाल सकता था। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ, जिस व्यक्ति का उन्होंने टीम के सब्स्टिट्यूट के रूप में मजाक उड़ाया था, वह भी एक एडवांस मैजिशियन था। स्काई फ्लेम फ्यूनरल फायर एलिमेंट का एडवांस स्पेल और अत्यधिक अटैकधारी स्पेल। वे सिर्फ स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों का सामना नहीं कर रहे थे, लड़ाई के दौरान कई समुद्री बंदर भी उन्हें परेशान कर रहे थे। स्कारलेट सोरिंग डिमन योद्धा स्तर के प्राणी थे। इस प्रकार वे अभी भी कुछ समय के लिए आग के सागर को सहन कर सकते थे। हालांकि बंदर उतने भाग्यशाली नहीं थे। स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों में से लगभग 200 समुद्री बंदर आग की लपटों में मारे गए।
वेदना की चीखें उठती रही। आग की बारिश से समुद्री बंदर जलकर राख हो गए। उनमें से कोई भी इससे बच निकलने में कामयाब नहीं हुआ। आग की बारिश झेलने के बाद स्कारलेट उड़ने वाले डीमन सभी दिशाओं में भागने लगे। जो दूर थे वे समय रहते भागने में सफल रहे। हालांकि जो लोग केवल आधे रास्ते पर थे वे स्काई फ्लेम फ्यूनियल से रैंकर भी बाहर नहीं निकल सके। आग के सागर में गिरते ही उनके शरीर झुलसकर काले पड़ गए। सिर्फ सेंटर में आग नहीं लगी। नंदिनी वहां खड़ी होकर आश्चर्य से आदर्श को घूर रही थी, जो एक जलते हुए पागल आदमी की तरह लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आदर्श किसी भी गुट के समर्थन के बिना इतनी तेजी से कल्टीवेशन करने में कैसे कामयाब रहा। क्या भूमिगत पवित्र झरना सचमुच उसके लिए अनंत सौभाग्य लेकर आया? एडवांस लेवल। उन्होंने न केवल एडवांस लेवल तक रैंक किया बल्कि उन्होंने सभी 343 स्टारों को भी अवेक किया। कितना शानदार! वो आदमी, क्या वह वास्तव में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है? जितेंद्र ने अपना मुंह खोलकर कहा। उसने लगभग अपना जबड़ा बर्फ पर गिरा दिया था। उसने इतना मजबूत सब्स्टिट्यूट कभी नहीं देखा था। केवल कुछ ने ही टीम में एडवांस लेवल हासिल किया था। एडवांस मैजिक करना तो दूर की बात है, कोई भी और नहीं सोचेगा कि जोकर की तरह अभिनय करने वाला यह व्यक्ति वेद की तरह ही एक एडवांस मैजिशियन था। उनके लुभावने एडवांस फायर स्पिल ने स्कारलेट सोरिंग डिम्नो को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सुंदर नहीं? आदर्श ने अंततः आकाश में आग पहुंचाना बंद कर दिया। उसने नंदिनी के आकर्षक चेहरे को देखने से पहले जमीन पर गिरती हुई आग की बारिश पर नजर डाली, जो वर्तमान में आग की लपटों से जगमगा रहा था। वह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। तुमने बर्फ पिघला दी है, नंदिनी ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया। जैसा कि नंदिनी ने बताया, प्रचंड आग की लपटों ने आकाश में लंबे समय से जारी ठंड को दूर कर दिया। जमीन पर बर्फ पिघल चुकी थी, यहां तक कि समुद्र की सतह को ढकने वाली बर्फ भी पिघलने लगी। यार ठीक है, मैं 10 से अधिक स्कारलेट उड़ने वाले डिम्नो को मारने में कामयाब रहा हूं। उनमें से बाकी अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। आदर्श ने खोखली हंसी के साथ कहा। आदर्श ने अपने आसपास की जांच की और महसूस किया कि स्काई फ्लेम फ्यूनियल से कितना भारी नुकसान हुआ है। मैजिक अभी भी अपने पहले स्तर पर था, लेकिन इसने पहले ही 10 से अधिक योद्धा स्तर के प्राणियों को मार डाला था और बाकी को डरा दिया था। प्राणियों को अब पागल आदर्श के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। आदर्श को स्पष्ट रूप से याद है कि वह पहली बार अमृत झील में एक योद्धा स्तर के प्राणी से टकराया था। प्राणी ने समूह को लगभग डराकर मौत के घाट उतार दिया। प्राणी के क्षेत्र छोड़ने के बाद ही उन्होंने आगे बढ़ने का साहस किया था। अब उसके एक मैजिक ने एक ही लेवल के 10 से अधिक प्राणियों को मार डाला था। यह अविश्वसनीय रूप से सुखद लगा। पिछले कुछ वर्षों में आदर्श ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि वह मजबूत हो रहा है। सच तो यह है कि उसके पास अभी भी आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। एक बार जब उसके अन्य एलिमेंट एडवांस लेवल पर पहुंच गए तो उसकी लड़ने की क्षमता आसमान छू जाएगी। यदि वह रहस्यमय स्पेस एलिमेंट पर भी महारत हासिल करने में कामयाब रहा तो यह और भी चौंकाने वाला होगा। वह आसानी से उन लोगों के चेहरे को रौंद सकता है जिनसे उसे द्वेष है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, क्या हम कुछ भूल गए? स्काई फ्लेम फ्यूनियल बिल्कुल चौंकाने वाला था। अन्य लोगों के पास सब्स्टिट्यूट आदर्श के बारे में तुरंत एक अलग दृष्टिकोण था। हालांकि उन्हें तुरंत पता चला कि आग की लपटों ने द्वीपों के तापमान को तेजी से बढ़ा दिया है। कई स्कारलेट उड़ने वाले डीमन पहले ही समुद्र में भाग गए थे। उनकी ताकत भी कमजोर नहीं थी। उन्हें पानी में गोता लगाने के लिए बर्फ में छेद करने में कोई परेशानी नहीं हुई। चूंकि टीम ने समुद्री डिम्नों के झुंड को खत्म करने का फैसला किया था, आदर्श का उनकी जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था। स्कारलेट सोरिंग डिम्नों के बीच वे पहले ही 2 लाशें पा चुके थे जिनसे वे पहले टकरा चुके थे। भगवान जानता था कि ये स्कारलेट उड़ने वाले डिमन भविष्य में कितने बच्चों को खाएंगे, एक भी जीवित ना बचे। आदर्श ने निर्णायक रूप से समुद्री डिम्नों का पीछा किया जब उसने देखा कि नंदिनी अब खतरे में नहीं है। विशाल शैडो स्पाइक, रोज
आदर्श ने उंगली के काले धुएं का गुबार निकला। यह तेजी से जमा हुआ और 6 शैडो कांटों में तब्दील हो गया, जिसे आदर्श ने हवा में उछाल दिया। आग की लपटों से झुलसे हुए 3 काले टूटने वाले डिमनों के पीछे दिखाई देने से पहले शैडो स्पाइक एक अजीब तरीके से गायब हो गए। प्रत्येक काले टूटने वाले डिमन को 2 शैडो स्पाइक द्वारा कीलों से ठोक दिया गया था, जिससे कि वे अपने जीवन के लिए भागने से पहले ही उनकी हरकतों को सील कर दिया गया था। इससे पहले कि आदर्श प्राणियों तक पहुंचे, उनके साथियों ने तुरंत 3 कमजोर स्कारलेट सोरिंग डिमनों को देखा जो पहले से ही गंभीर चोटों से पीड़ित थे। उन्होंने तुरंत विनाशकारी स्पेल अपनाया और प्राणियों को आसानी से मार डाला। तो आपके पास शैडो एलिमेंट भी है। यदि हमारे पास मौका है तो हम एक दोस्ताना द्वंद्व युद्ध करेंगे। सूर्या ने मुड़कर आदर्श की ओर देखते और मुस्कुराते हुए कहा। सूर्या ने भी उन्हीं विशालकाय शैडो स्पाइक्स को अपने पास बुलाया था। शैडो एलिमेंट का उपयोग करते समय उसकी कास्टिंग गति आदर्श से तेज थी। उसके टॉप पर विशाल शैडो स्पाइक उसके अद्वितीय शैडो सीड के कारण अधिक मजबूत थे। निश्चित बात, आदर्श ने जवाब दिया। 2 शैडो मैजिशियनों से निकलने वाला काला धुआं तेजी से फैल गया, क्योंकि उन्होंने तीर की एक तरह शैडो कीले दागी। जाइंट शैडो स्पाइक को इंटरमीडिएट स्पिलों में सबसे मजबूत नियंत्रण प्रकार का स्पिल माना जाता था। स्कारलेट सोरिंग डिमन जैसे योद्धा स्तर के प्राणी के पास विशाल शैडो स्पाइक्स द्वारा कीलों से काटे जाने के बाद मुक्त होने का कोई मौका नहीं था, जिससे अन्य मैजिशियन आसानी से अपना जीवन भी समाप्त कर सकते थे। आमतौर पर योद्धा स्तर के प्राणी को मारने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हालांकि ये स्कारलेट उड़ने वाले डीमन शुद्ध रूप से झगड़ालू प्राणी नहीं थे। वे मुख्य रूप से पानी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते थे। फिर भी नंदिनी के डोमेन द्वारा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे उनके खतरे का स्तर बहुत कमजोर हो गया। उनके साथ लड़ने के बाद आदर्श को अंततः समझ में आया कि इन लोगों को राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधित्व के रूप में क्यों चुना गया है। हर किसी की अपनी उत्कृष्ट युद्ध शैली थी। वे एक साथ 5 योद्धा स्तर के प्राणियों से मुकाबला करने से नहीं डरते थे, और यहाँ तक कि जब उनके बगल में 10 से अधिक योद्धा स्तर के जीव थे, तब भी वे चारों ओर से भागने में कामयाब रहे। आदर्श मोटे तौर पर अनुमान लगा रहा था कि राष्ट्रीय टीम की औसत ताकत चरम इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के बीच होगी। कुछ को सामान्य एडवांस मैजिशियनों के विरुद्ध भी मौका मिल सकता है। हालांकि एक बात वह निश्चित रूप से जानता था कि यह संभावना नहीं थी कि वह और वेद टीम में एकमात्र एडवांस मैजिशियन थे। अन्य लोगों में से कुछ ने एडवांस लेवल हासिल कर लिया होगा, लेकिन उन्हें जटिल स्टार कॉन्स्टलेशन को चित्रित करने का अभ्यास करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने एडवांस मैजिक करना सीख लिया होगा और अभी भी अपनी असली ताकत प्रकट नहीं की होगी। किसी भी तरह उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि टीम में बेसिक रूप से कुछ शैतान लोग शामिल थे। हालांकि स्कारलेट सोरिंग डीमन सबसे मजबूत योद्धा स्तर के प्राणी नहीं थे, फिर भी उनमें से 100 से अधिक थे, और फिर भी उन्हें इस टीम के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला। आदर्श के स्काई फ्लेम फ्यूनियल ने लगभग 1 दर्जन प्राणियों को खत्म कर दिया था, और उसके विशालकाय शैडो स्पाइक्स ने टीम को लगभग उसी संख्या को फिर से खत्म करने में मदद की। योद्धा स्तर के सोल रेमनेंट ब्लैक पेंडेंट में तैरते रहे, जिससे आदर्श को ऊर्जा मिलती रही। आदर्श ने भी कुछ नया सीखा। जिन स्टार्स को सर्वेंट क्लास सोल एसेंस द्वारा 4th लेवल तक मजबूत किया गया था, उन्हें अभी भी सुधार और अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए योद्धा स्तर के सोल एसेंस की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, यदि आदर्श ने 7 योद्धा स्तरीय सोल एसेंस एकत्र किए, तो वे पहले 7 स्टार को 5वें लेवल तक सुधार सकता है, जिससे उसे 5वें लेवल के बेसिक स्पिलों तक पहुंच मिल सक जाएगी। हालांकि यह कुछ हद तक अतिशयोक्ति थी। 7 योद्धा स्तर के सोल एसेंस का मूल्य 100 बिलियन से अधिक था। फायरबर्स्ट और लाइटिंग स्टाइल जैसे स्पिलों को 5th लेवल तक मजबूत करने पर उन्हें खर्च करना बस बर्बादी थी। भले ही यह बेसिक स्पिलों को अन्य लोगों के इंटरमीडिएट स्पिलों जितना मजबूत बना दे।
उसने अभी भी जॉइंट शैडो स्पाइस को 4th लेवल में सुधार नहीं किया था। इसके अलावा उसने अपने स्पेस एलिमेंट को बेहतर बनाने के लिए सोलर सेंस की भी आवश्यकता थी। क्या उसके पास भी हर चीज के लिए इतने सोलर सेंस थे? आदर्श का वर्तमान लक्ष्य जॉइंट शैडो स्पाइस को 4th लेवल पर सुधारना था। जहां तक बेसिक स्पिलों को 5th लेवल तक सुधारने की बात है, यह सिर्फ एक विचार था। कुछ ही समय बाद अधिकांश स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों का सफाया कर दिया गया था। उनमें से केवल 20 ही भागने में सफल रहे। टीम में मैजिशियन भी थे जो पानी के भीतर लड़ने में एक्सपर्ट थे। जब स्कारलेट उड़ने वाले डीमन समुद्र में भाग गए तो वे तुरंत पानी में चले गए। रेणु अपने ब्लेसिंग एलिमेंट के साथ और भी अधिक चालाक थी। स्कारलेट सोरिंग डीमंस के दिल से डर को दूर करने के लिए उसने बस स्पिल का इस्तेमाल किया। यह स्कारलेट सोरिंग डीमंस को एनेस्थीसिया देने जैसा था और उनका मनोबल बढ़ने के बाद वे तुरंत मैजिशियनों के साथ लड़ने के लिए वापस आ जाएंगे। जब रेणु ने स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को बहादुरी से लड़ते हुए देखा तो वह खिलखिलाकर हंस उठी। यहाँ तक जब स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया तब भी वे समझ नहीं पाए कि उन्हें पीछे मुड़ने और मनुष्य से लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिली, जबकि वे पहले ही हार चुके थे। इस बीच स्कारलेट सोरिंग डिमनों के बाकी सदस्य कृतज्ञता के आंसू में बह गए, क्योंकि उनका मानना था कि उन सोरिंग डिमनों ने उनकी वापसी को कवर करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। रेणु ने पूरी तरह से अपनी असली स्वभाव का खुलासा किया। उसने जादुई हंसी बोलना जारी रखा, जिससे स्कारलेट सोरिंग डिमनों के दिलों में डर को दूर कर दिया गया। उन्हें एक बार फिर से लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन वे खुद ही मारे गए। रेणु के ब्लेसिंग एलिमेंट के प्रभाव में केवल कुछ स्कारलेट उड़ने वाले डीमन अंत में भागने में सफल रहे। जमे हुए द्वीप को स्कारलेट सोरिंग डिमनों की लाशों से ढक दिया गया था और उनका नीला खून पूरे स्थान पर बिखरा हुआ था। समुद्री बंदर राक्षसों के बारे में भूल जाए, उनका शिकार करना काफी परेशानी भरा है। इसके अलावा आपके द्वारा उनमें से कुछ को मारने के बाद वे जल्दी से पुनरुत्पादित हो जाएंगे। अपना समय बर्बाद करने की जहमत मत उठाओ, सूर्या ने दूसरों से कहा। चलो आराम करें, ऐसा लगता है हमारी योजना काम करेगी। ये स्कारलेट सोरिंग डीमन बहुत कमजोर है। जब वे पानी को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मैं शर्त लगाता हूं कि सबसे कमजोर युद्ध स्तर के प्राणी है जिनके खिलाफ मैंने कभी लड़ाई की है, जितेंद्र ने कहा। अनिकेत ने चापलूसी करते हुए कहा, यह सब नंदिनी का धन्यवाद है जो पूरे द्वीप को फ्रीज करने में कामयाब रही। नंदिनी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। लंबे समय तक चली कास्टिंग उसके लिए अविश्वसनीय मानसिक बोझ थी। सौभाग्य से लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, अन्यथा वह अधिक समय तक टिक नहीं पाती। आहान आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। जब उसने आदर्श को जर्की और पानी निकालते हुए देखा तो उसे भूख लग गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और उससे कुछ छीन लिया। पानी बहुत ठंडा है, इसे गर्म करने में मेरी मदद करो, आहान ने आदर्श से कहा। मैं क्या माइक्रोवेव हूं? आदर्श ने पानी वापस छीन लिया और संतुष्ट आह भरने पहले से एक घूंट पानी पी लिया। स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों द्वारा पीछा किए जाने के बाद उसे अत्यधिक प्यास लग रही थी। आखिरकार उसे आराम मिल गया। अब जब उसने किसी तरह अपनी भूख और प्यास बुझा ली थी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल दहकते डिमन को झुकाना। द्वीप के दूसरी ओर की पर्वत श्रृंखला अचानक गड़गड़ाने लगी। समूह ने तुरंत अपना सिर ध्वनि की ओर घुमाया और पहाड़ों को ढहते हुए देखा। चट्टानें पिघलती झाड़ियों पर गिरी। अरे आदर्श, क्या हम कुछ भूल गए? जब आहान ने ढहते हुए पहाड़ों को देखा तो कठोर भाव से पूछा। आदर्श ने उसके पैर पर जोर से मारा। धिक्कार है, मैं उस समुद्री बंदर से बदला लेना भूल गया। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेघना ने अभी अभी आखिरी स्कारलेट उड़ने वाले डीमन को खत्म किया था और उसने महसूस किया कि उसके होठ हिल रहे हैं। काहे का बदला? क्या उसे स्कारलेट सोरिंग डिमनों से छुटकारा पाने के बाद कमांडर लेवल के स्कारलेट रेडिंग डिमन से लड़ने के लिए टीम को के साथ नहीं जाना चाहिए था? फिर भी उसके पास अभी भी यहाँ कुछ खाने का समय था।
हे, मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो वेद को कुछ बैकअप देने के लिए जल्दी करें, आदर्श ने जोर से हंसते हुए कहा। वह तुरंत टीम को द्वीप के दूसरी ओर ले गया। द्वीप के दूसरी ओर की बर्फ टुकड़ों में टूट गई थी। समुद्र की भयंकर गर्जना के साथ भयंकर लहरें उस स्थान पर उछलने लगी। वेद फुर्ती से पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े पर उतरा। इससे पहले कि वह अपना पैर सुरक्षित कर पाता, उसने तुरंत स्कारलेट रेडिंग डीमन को मिसाइल की तरह अपनी ओर उड़ते देखा। वेद ने तुरंत अपनी मैजिक इक्विपमेंट एक्टिवेट किया, यह जानते हुए कि उसके पास स्पेस मैजिक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। भूरे रंग की रोशनी की झिलमिलाहट के साथ एक रत्न के आकार में एक रॉक क्रिस्टल ढाल शील्ड वेद के सामने प्रकट हुई और साकार हो गई। टकराने की आवाज आई। स्कारलेट रेडिंग डीमन के शक्तिशाली प्रहार के बाद मोटी डिफेंस शील्ड का एक बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रभाव ने वेद को उड़ते हुए नीचे गिरा दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन को ढाल से टकराने के बाद अपने शरीर में कुछ शून्यता महसूस हुई। वो अत्यंत क्रोधित था क्योंकि वह शील्ड सहित मानव को टुकड़े टुकड़े करने में असमर्थ रहा। दूरी में वेद एक और बर्फ पर तैरते हुए उतरा। वह अब उतना मजबूत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फीले पानी में गिरने वाला है, क्योंकि बर्फ की जो पतली परत बची थी वह किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। वेद बर्फ पर कुछ दूर तक फिसल गया। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर खून की एक रेखा बह रही थी। राक्षस यातना, वेद ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें अचानक खोखली और धुंधली हो गई। कर्सपिल की औरा तेजी से फैल गया और खतरनाक भूतों की तरह स्कारलेट रेडिंग डीमन पर अटैक कर दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन के पीछे एक विशाल प्रेत दिखाई दिया। इसने बेरहमी से स्कारलेट रेडिंग डीमन के अंगों को पकड़ लिया और प्राणी को एक काली काली वेदी पर पटक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह प्राणी के अंगों को फाड़ देगा। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके अंगों को पूरी तरह से दबा दिया गया था, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। विशाल प्रेत टेढ़ी नजर से मुस्कुराया और भयानक चीखें निकाली। उसकी शक्तिशाली भुजाएं जीव के अंगों को खींचते हुए आगे बढ़ी। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने जमकर संघर्ष किया, फिर भी उसकी कमांडर लेवल की ताकत भी दुष्ट कर्स के सामने असहाय थी। डीमन अत्याचार और भी डरावना स्पेल था। स्कारलेट रेडिंग डीमन की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी। बर्फ के नीचे का पानी तुरंत ऊपर उठा और प्रेत की ओर झपटा। हालांकि प्रेत मायावी था, उस पर पानी का कोई असर नहीं हुआ। इसने अधिक बल लगाया, जिससे स्कारलेट रेडिंग डीमन पीड़ा में चिल्लाने लगा। सच तो यह था कि स्कारलेट रेडिंग डीमन को वास्तव में शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो रही थी। यह दर्द शारीरिक रूप से उसके अंगों के फटने से भी अधिक था। जब स्कारलेट रेडिंग डीमन को एहसास हुआ कि उसका भौतिक आत्मा अभी भी सुरक्षित है, तो उसकी आत्मा को पहले ही गंभीर क्षति हो चुकी थी। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह लड़खड़ाने लगा। कमांडर लेवल के प्राणी की आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। डीमन यातना अधिक से अधिक उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है, पर उसे मार नहीं सकती। हालांकि वेद के लिए पर्याप्त से यह अधिक था। आत्मा मन से जुड़ी हुई थी। यह संभावना थी कि स्कारलेट रेडिंग डीमन अब अपनी आंखों से समुद्री जल को नियंत्रित नहीं कर सकता, जिससे उसे कम खतरा हो गया। वेद ने पीछे हटना जारी रखा। स्कारलेट रेडिंग डीमन उसे किसी भी क्षण पानी में खींच लेगा। एक बार जब वह समुद्र में गिर गया तो वह एक आसान लक्ष्य होगा। गहरी सांस लेते हुए वेद को लगा कि उसकी छाती खून से भर गई है, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया है। वह गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह बस दूर खड़ा स्कारलेट रेडिंग डीमन को घूरता रहा। स्कारलेट रेडिंग डीमन को अभी भी भारी दर्द का सामना करना पड़ा था। इसकी आत्मा और दिमाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और इसने साहसपूर्वक कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मनुष्य को संभालना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। और जब वह अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वह वेद को घूर रहा था।
वेद, क्या तुम ठीक हो? मेघना जल्दी से आगे बढ़ी। जब उसने देखा कि वेद घायल हो गया है तो वह भौचक्की रह गई। ठीक है, मैं ठीक हूं, वेद ने मुश्किल से जवाब दिया, क्योंकि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जैसा कि कैप्टन से अपेक्षा की गई थी, इसने लंबे समय तक स्कारलेट रेडिंग डीमन से लड़ने के बाद भी जीवित रहना। आदर्श ने थम्स अप दिखाते हुए वेद को कहा, क्या आपका नमक फेंकना खत्म हो गया है? आप भी एक एडवांस मैजिशियन है, आगे बढ़े और प्राणी से लड़े। मेघना ने आदर्श को घूर कर देखा। हम एक साथ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एडवांस स्पिरिट डालते समय आपने नहीं देखा कि मैं कितना धीमा हूं? आदर्श ने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्पिल्स को समाप्त करने से पहले स्कारलेट रेडिंग डीमन ने मुझे 10 से अधिक मार डाला होता। मैंने डीमन यातना से उसकी आत्मा को घायल कर दिया है। यह कोई मैजिक नहीं कर पाएगा। अब इसे मारने का सबसे अच्छा समय है। वेद ने सभी को याद दिलाया। राष्ट्रीय टीम के कैप्टन वास्तव में पूरे देश से चुने गए सुपर सन की थे। उनमें से किसी ने भी डर का कोई संकेत नहीं दिखाया जब वे कमांडर लेवल के प्राणी के सामने खड़े थे। अनिकेत अटैक करने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन इस बार वह केवल आगे नहीं बढ़ा और अपने पंजे के हथियार से अटैक नहीं किया। आखिरकार हाथापाई की सीमा पर लड़ते समय कमांडर लेवल का प्राणी निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत था। वह कुछ दूरी पर रुका और विंड डिस्क की ढलाई करने लगा। हवा का तेज झोंका स्कारलेट रेडिंग डीमन पर बह गया। फिर भी प्राणी बस खड़ा रहा, क्योंकि हवा ने उसके बख्तरबंद राजू को मारा। ऐसा लग नहीं रहा था कि उस पर कोई अटैक हुआ है। अनिकेत मुस्कुराया जब उसने देखा कि स्कारलेट रेडिंग डीमन उसके हमले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। जहर गुहा। जितेंद्र स्पष्ट रूप से अनिकेत का पुराना साथी था। अनिकेत द्वारा विंड डिस्क डालने के बाद उसने अपना जहर फैलाया। जितेंद्र की हथेली के केंद्र में एक हवा का छेद दिखाई दिया। अनगिनत बारीक कण छेद से बाहर निकले और विंड डिस्क के साथ मिलकर स्कारलेट रेडिंग डीमन की परिक्रमा की। स्कारलेट रेडिंग डीमन पर बरसने वाले भयंकर हवा के विपरीत जहर गुहा द्वारा उत्पन्न हवा में छोटे जहरीले ततैये शामिल थे। वे धूल के कणों के समान छोटे थे और जब वे उड़ रहे थे तो वो नरम हवा के समान थे। हालांकि वे छोटे डीमन थे जो घावों, ताजा खून और खुली चोटों के प्रति संवेदनशील थे। स्कारलेट रेडिंग डीमन की चेस्ट प्लेट पहले ही टूट चुकी थी। यह वह स्थान था जहां आदर्श ने अपनी उल्कापिंड फिस्ट 9 ड्रैगन्स को उतारा था। वेद भी घाव को बड़ा करने में कामयाब हो गया था और उसमें से नीला खून टपक रहा था। अब जहर जा चुका था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू और सॉरी एपिसोड ना डालने के कारण आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए। और मेरे पेपर चले हुए हैं और ठीक ही जा रहे हैं, तो एपिसोड्स चले रहेंगे। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मोर एपिसोड्स।